Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग जो डॉन न्यूज़पेपर है आज का उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनका करेंगे एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 2 जुलाई 2025। और बच्चों ये है जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ ये वाले इसके तीनों जो एडिटोरियल्स हैं उनको करूँगा एनालिसिस। और बाकी ये वाला जो आपका सेक्शन है जो कि आपके ओपिनियंस वाला सेक्शन है, अगर आप इसका लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा आप लोग फोकल पर्सन से रब्ता कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जुलाई का जो हमारा सेशन है वो कंटिन्यू हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बेटा 2024 के ये सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, इनको सुने समझें और अपनी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप करें। 2025 के भी ये सारे मौजूद हैं और जुलाई की रजिस्ट्रेशन ओपन है ओपिनियंस के लिए। ऐसे राइटिंग की रजिस्ट्रेशन भी ओपन है जिसके अंदर सिर्फ आपको राइटिंग ही करवाई जाती है। इन एरियाज में ये आपकी हेल्प करेगा। दीज आर द करंट ग्लोबल इश्यूज एंड दीज आर द नेशनल इश्यूज। पीडीएफ हर एक लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टराइजेशन भी कर दी गई है। तो चलें अब हम अपने जो एडिटोरियल्स हैं उनको शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जी, जो फर्स्ट हमारा एडिटोरियल है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रीशफल। तो इस एडिटोरियल के अंदर राइटर कहना क्या चाह रहा है, तो इसके अंदर पहले तो आप लोग ना इसका ना क्रक्स सुन लें कि क्रक्स में क्या राइटर कहना क्या कहता है। उसकी मेन बात वो क्या करना चाहता है, मेन बात वो ये करना चाहता है डेमोक्रेसी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपस में वो रिलेशन डिस्कस करता है। और वो यही कहता है कि इलेक्शन, जैसे कि ये हम लोगों ने ओपिनियन के अंदर भी डिस्कस किया आज, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हल्की सी वहाँ पर तो डिटेल में था ना, तो यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है। और अब लिखा क्यों है, लिखा है इसलिए है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो है ना करंट आपका जो है यहाँ पर सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो, और साथ में बलूचिस्तान के मेंबर और सिंध का जो मेंबर है उनका जनवरी के अंदर उनका जो टाइम है ना वो ख़त्म हो रहा है, उनका टन्योर। ठीक है, उनकी रिटायरमेंट समझ ले आ गई है यहाँ से जितने साल के लिए थी। ठीक है, तो इसलिए उसने बेसिकली ये एडिटोरियल लिखा है। और इस एडिटोरियल को लिखने में वो क्या कहता है कि इन लोगों के दौर के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने परफॉर्म कैसा किया। ठीक है, तो परफॉर्मेंस का अगर देखा जाए तो उसने यही कहा कि परफॉर्मेंस इनकी अच्छी नहीं है। जिस काम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया था वो काम इसने नहीं किए। ठीक है, किस काम के लिए बनाया गया था, किस तरीके से इसने डेमोक्रेसी को कमज़ोर किया और क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। पहले आप सुन लें, फिर उसके बाद डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो राइटर कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको प्रोटेक्ट करे, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं उनको आप होल्ड करें। ठीक है, क्यों किस तरह से फ्री एंड फेयर पोल, ये है बेसिकली हर डिपार्टमेंट का जिस तरह से एक रोल होता है ना कि एक महकमा बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है। एजुकेशन बनाया जाता है क्यों, हेल्थ का एक महकमा क्यों बनाया गया, तो हर एक चीज़ बनाने का एक मकसद होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था ना वो ये था कि ये इलेक्शन जो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। तो ये इसका काम था। लेकिन पिछले 3 साल में इसने जो जो काम किए हैं उसमें यह साबित हुआ है कि जिस काम के लिए इसको बनाया गया था वो उसने फुलफिल नहीं किया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाता है तो उससे क्या होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी कैसे मजबूत होगी कि जिस बंदे को वोट डाले गए हैं वही पावर में आएगा, तो डेमोक्रेसी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर इलेक्शंस के अंदर रिगिंग की जाए, इसका मतलब क्या है कि वो बंदा जिसको वोट डाले गए वो तो पावर में नहीं आ रहा, दूसरा बंदा पावर में आ रहा है। तो इसमें कमजोरी किसकी है, नाअहली किसकी है। हम लोगों का काम तो वोट डालना है, अब उस वोट को संभालना और जो जिस तरीके से इलेक्शन वो किसकी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की। तो इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी थी उसने फुलफिल नहीं की। इसने पिछले 3 साल में किया क्या है, तो पहले तो इसने टाइमलाइंस जो होती हैं, जैसे कि अभी करंट गवर्नमेंट जो चल रही है 2024 के अंदर इलेक्शंस हुए फरवरी के अंदर, तो 2023 में इनका टेन्योर खत्म हो गया। तो जब कोई भी जो गवर्नमेंट है उसका टेन्योर खत्म होता है तो 60 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो रिजाइन दे दे तो 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के नई गवर्नमेंट इंस्टॉल करनी होती है। लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अंडर द सुपरविजन ऑफ दिस मैन इसने क्या किया, इसने जनाबी अली
जो इलेक्शन 90 दिन में होने थे वो 6 महीने बाद जाकर करवाए। तो इसका मतलब है कि टाइम लाइन्स को इन्होंने वायलेट किया। फिर कई इलीगल इन्होंने डिसीजन किए, जिस तरह से हम लोग अपना जो यस्टरडे वाला जो था डेमो आपको मैंने दिया था, उसके अंदर एक ओपिनियन मैंने डिस्कस किया था, अगर आपने सुना हो, प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग, वो सारी की सारी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दी हुई थी। ठीक है, तो ये सारा सारा इसने जो किया, ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इसने हिट किया। 2024 के इलेक्शंस हो गए, 2018 के इलेक्शन हुए, तब भी रिगिंग होती है। और अब जो बात हो रही है वो ये है कि ये जो बंदा है, इसकी सुपरविजन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अब इसके जाने का टाइम है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चाहते नहीं हैं कि ये जाए, जो चाहते हैं कि यही रहे। अब वो कौन है? वो वही हैं जिनकी वजह से इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाए। तो इसको जाना तो पड़ेगा, लेकिन इसको जाने से रोकने के लिए उन्होंने 26th अमेंडमेंट कर दी। अब 26th अमेंडमेंट होने के बाद अब ऑप्शन क्या बनती है कि जब तक नए बंदे अपॉइंट नहीं किए जाते, जो पावर में है वही सीट पे बैठे रहेंगे। ये है अमेंडमेंट। 26 अमेंडमेंट में वो काम इन्होंने किए हैं ना, कि क्या बात है कि अब नवाज किसे उर्दू में कहते हैं, नवाज़शात की गई हैं। अपनी मर्जी के बंदों को जब तक मर्जी रखो, कोई मसला नहीं है। तो इनको ये टिल जब तक इनकी रिप्लेसमेंट नहीं आती तब तक ये पावर रह सकते हैं सीट के ऊपर। और रिप्लेसमेंट किसने लेके आनी है? गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट जब तक चाहे रिप्लेसमेंट ना लेके आए, मर्जी उसकी। तो ये इनकी मतलब एक्सपायरी कोई नहीं है। तो इनकी एक्सपायरी ना होने का मतलब क्या है कि नेक्स्ट भी अगर इलेक्शन होते हैं किसी किस्म के, तो फिर जो है इन्हीं के थ्रू रिगिंग करवाई जाएगी। बहरहाल गवर्नमेंट जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये बंदा जाए। करंट जो कमिश्नर है वो जब तक चाहे वो रह सकता है, ये वाला बंदा एक्स ब्यूरोक्रेट है। करंट फार्मूला क्या है कि इस बंदे को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान होता है उसको सिलेक्ट कैसे किया जाता है। उसमें ये होता है कि जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती है और जो अपोजिशन वाले होते हैं वो बैठ कर फैसला करते हैं कि किस बंदे को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान लगाया जाए। ठीक हो गया। अब ये तो होगी बातें, राइटर ने कह दिया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने का तो टाइम है लेकिन जाएगा नहीं। अब इससे नुकसानात क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं डेमोक्रेसी को, वो भी सुन लें। डेमोक्रेसी आएगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करने देगा, तो फिर डेमोक्रेसी आएगी। और डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ लॉ। और जब रूल ऑफ लॉ होगा तो अकाउंटेबिलिटी भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, ह्यूमन राइट्स की बात भी सुनी जाएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगी, हेल्थ भी होगी, एजुकेशन भी होगी और गवर्नेंस भी बेहतर होगी, क्योंकि ये सारे के सारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, उसको अप्लाई नहीं करती तो फायदा। जब कोई लॉ बनेगा, उसको अप्लाई किया जाएगा, तो सब ठीक हो जाए, हर एक अदारा, हर एक इंस्टीट्यूट ठीक हो जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो कैसे आएगा? जब लीडरशिप मेरिट के ऊपर आएगी। और लीडरशिप मेरिट के ऊपर कब आएगी? जब फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन जिसने करवाने हैं उसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत उन्होंने क्या कर दिया है? अपने कंट्रोल में रख लिया कि अपनी मर्जी का बंदा लगाओ और जब तक चाहो रखो। तो जब लगाने वाला अपनी मर्जी का है तो इसका मतलब है कि फिर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मजबूत नहीं होगी। पेपर के पर्सपेक्टिव में अगर आप बेटा डिस्कस करें डेमोक्रेसी को, तो आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसका जो रोल है वो एक कमज़ोर, एक वीक बॉडी है। तो अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में कि डेमोक्रेसी मजबूत हो तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक मजबूत बॉडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा सकेगी। तो ये आप सजेशन भी दे सकते हैं। हर्डल्स के अंदर भी आप लिख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक रुकावट है पाकिस्तान के अंदर मजबूत डेमोक्रेसी होने में। रुकावट इसलिए है क्योंकि वो कमज़ोर है। रुकावट इसलिए है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो बोल ही नहीं सकता। जो पावरफुल इंस्टीट्यूट्स हैं या पावरफुल हल्के हैं उनके सामने तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये डाटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी मल्टीपल मेथड्स हैं लेकिन ये दैट इज़ द बेस्ट वन रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। सेकेंड एडिटोरियल आपका रीजनल पार्टनर्स। इसके अंदर राइटर क्या लिखता है? इसके अंदर राइटर लिखता है कि साउथ एशिया के अंदर जो चाइना है वो बड़ा एक्टिव हो रहा है।
चाइना चाह रहा है कि जो साउथ एशिया है इसकी कनेक्टिविटी बढ़ जाए, इसके मुल्कों के आपस में ताल्लुकात बढ़ जाएँ, ट्रेड बढ़ जाए और इसका मैं भी फ़ायदा उठा लूँ। और इस काम के लिए चाइना ने अभी 3 मुल्कों के साथ मीटिंग की है। एक चाइना है, एक पाकिस्तान है और एक बांग्लादेश। इससे पहले चाइना ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सुलह भी करवाई है। साउथ एशिया के अंदर बस ये एक इंडिया ही ऐसा है जो क्या करता है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। तो साउथ एशिया में बेटा ये इलाका है, ये आप मैप से देख सकते हैं। तो साउथ एशिया के अंदर ये वाले मुल्क आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारे जो हैं सार्क जो है उसके क्या हैं, रुकन हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। और साउथ एशिया के अंदर जो 8 मेंबर्स हैं इनको याद करने का तरीकाकार क्या है कि जब आपको पेन होती है तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि एमबीबीएस होता है। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका। So these are the 8 countries of South Asia. So by this way you can easily memorize them. ठीक है। तो चलें जी, क्या लिखता है राइटर, लिखता है कि सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट के, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के, वो आपस में मिलते हैं चाइनीज जो सिटी है कोंगमिंग वहाँ पर। तो इन 3 स्टेट्स क्या आपस में क्या बातें की हैं, तो ये तीनों ने वादा किया है कि हम ट्रेड, कल्चर और एजुकेशन के अंदर क्या करेंगे, बेहतरी ला कर आएंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बनाएंगे। तो चाइना की डिज़ायर है कि वो अपने ताल्लुकात जो है इन रीजनल स्टेट के साथ बढ़ाए, और इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में कहते हैं कि अच्छे नेबर्स भी हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और पार्टनर्स भी हैं चाइना के। इससे पहले चाइना ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन है उसको कम किया है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या कहा जा रहा है, इंडिया के अंदर क्या ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो सार्क की रिप्लेसमेंट करना चाहता है। लेकिन चाइना ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो साउथ एशिया के बारे में कहता है कि ये दुनिया का सबसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है, यानी कि इसके मुल्क जो हैं उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और इसकी एक बड़ी वजह इंडिया भी है। अब इंडिया क्या क्यों प्रॉब्लम पैदा करता है, इंडिया की हमेशा से कोशिश यही यही है, हम आप अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी ताकत वो इस चीज़ के ऊपर लगा लेता है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर दे, अकेला कर दे, रीजनल लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी। और इसी वजह से, इसी कोशिशों की वजह से जो सार्क है वो ग्रो नहीं कर पा रही। और अभी बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद सी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, वो पावर से उनको उतारा गया, और तो वो किसकी दोस्त थी, इंडिया की बड़ी अच्छी दोस्त थी, ठीक है। लेकिन अब वो पावर में नहीं रही, ठीक है। बाकी सार्क की अगर बात की जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन वो रीजनल कोऑपरेशन, इन मुल्कों के आपस में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको बनाने का मकसद भी यही था कि आपस के अंदर ताल्लुकात बनाए जाएं, आपस के अंदर ट्रेड की जाए, आपस के अंदर कल्चरल एक्सचेंज किया जाए, और इसके अलावा और बड़ी चीज़ें ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन यहाँ पर इंडिया इज़ द ओनली प्रॉब्लम जो इसको कमज़ोर करता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी बेटा करंटली आपके साउथ एशिया के अंदर के क्या हो रहा है करंटली। डेंगू सीज़न, अब ये जो है हेल्थ से रिलेटेड आपका टॉपिक है, ठीक है। और डेंगू जो आपका सीज़न है उसके बारे में, ये जो मच्छर है इसके काटने की वजह से आपको जो हो जाता है तो उसकी सेफ्टी के बारे में राइटर इसके अंदर लिखता है। तो ये डेंगू फीवर, ये आपको पता है वाइट कलर के ऊपर इसके ऊपर निशानात बने होते हैं, और जिसको ये काटता है उसको डेंगू का मर्ज़ हो जाता है। और सिंपलेस्ट ये होता है कि उसके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, उसका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उस बंदे की डेथ हो जाती है। अब राइटर कहता है मानसून का सीज़न जो है वो तकरीबन आने वाला है, तो इस सीज़न के अंदर मच्छर जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से फिर क्या होता है, इनका अटैक भी बढ़ जाता है। तो सिंध के अंदर तो कहता है पहला जो डेंगू का लेटर केस है वो आ चुका है, ठीक है। 32 नए जो डेंगू के केसेस थे जून में कराची में आए, और 295 डेंगू केसेस जो हैं सिंध के अंदर लास्ट ईयर आए, 260 जो हैं वो कराची के अंदर थे। तो ये इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है इस डाटे को, ठीक है। बस आप समझ लें हेल्थ से रिलेटेड है। तो बात बाकी कहते हैं कि पूरा कम्प्रीहेंसिव हमको प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है ताकि टाइमली लोगों को अवेयर किया जा सके। जब भी कोई इस तरह का बेटा काम होता है उसमें सबसे पहला ये होता है कि आपने प्लान करना है। प्लान के अंदर फिर सबसे पहले लोगों को अवेयर करना है कि आप ये करो। जैसे आप लोग मच्छरदानी लगा लो, आप लोग फुल बाजू वाले कपड़े पहन लो, कोई लोशन वगैरह लगाना है वो लगा लो, जस्ट लाइक दिस प्रिकॉशंस मेजर्स आप लोग कर लो, ठीक है। तो ये सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो मेडिकेशन वगैरह है उसका इंतजाम करना है कि अगर कोई केसेस आते हैं तो उनको किस तरीके से आपने हैंडल करना है। तो यहाँ पर एग्जांपल लेता है 2017 की केपे की के खैबर पख्तूनख्वा ने कहता है 2017 में एक एग्जांपल सेट की थी, और वो कैसे उसने पंजाब की मदद ली थी। अब उसको पता है आपको पंजाब के अंदर भी और केपे के अंदर भी जो है आई थिंक सो सेम गवर्नमेंट थी या जो भी था। तो बहरहाल यहाँ पर यह था कि उन्होंने मदद ली थी उनकी पंजाब गवर्नमेंट की। और पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह से डील किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने जनाब अली श्रीलंका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान,
गवर्नमेंट इंडोनेशियन और श्रीलंका इनके एक्सपर्ट्स बुलाए, इनसे राब्ते किए, किस तरीके से इन मुल्कों ने इसको हराया डेंगू को, तो उस तरीके से हराया पंजाब ने, और पंजाब की कॉपी की कि खैबर पख्तूनख्वा ने। तो सिंध को भी चाहिए कि वो ये चीज़ें अपने दूसरे सूबों जो 22 सूबे हैं उनसे ले कि किस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया और सिंध भी इस चीज़ को कंट्रोल करे। तो इसके लिए वही है, स्किल्ड जो मेडिक्स हैं, ठीक है ना, वो होने चाहिए, यानी कि लोग स्किल्ड होने चाहिए जो इस चीज़ को डील कर रहे हैं, डॉक्टर्स वगैरह, और उसके साथ साथ जो मेडिसिन वगैरह है वो प्रोवाइड की जाए। सिम्टम्स को अच्छे तरीके से जो है वो क्या किया जा सके, चेकआउट किया जा सके। और जो ये इसकी मॉस्किटो की ब्रीडिंग है, यानी कि बच्चे देता है साफ़ पानी के अंदर, अक्सर ये देते हैं, तो उसको पानी को खड़ा ना होना दिया जाए, हाइजीनिक कंडीशंस बेहतर की जाएँ और डेंगू का टेस्ट फ्री किए जाएँ, लोगों को जो है चीज़ें दी जाएँ। अब आपने बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो उसका नाम क्या है मच्छर का, फीमेल होता है जिसकी वजह से ये डेंगू होता है, ठीक है ना? वैसे तो यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन आपने वही बताना है, ये आपको कभी कई बार एमसीक्यूज़ के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर, सीएसएस में, बीएमएस में पूछा जा चुका है। तो ये हेल्थ से रिलेटेड था बेटा आपका डेंगू का सीजन सेफ्टी का। बाकी ये थे आपके 2D एडिटोरियल्स और ओपिनियंस। ये आपका फोकल नंबर का राब्ता नंबर है, आप इससे राब्ता करें, ओपिनियंस में रजिस्ट्रेशन करवाएं, इंग्लिश ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस में करवाएं। बेटा अभी पीएमएस का रिजल्ट आया आपके सामने है, कई स्टूडेंट्स हैं 700 प्लस मार्क्स हैं, ऐसे फेल है। तो ऐसे बगैर राइटिंग प्रैक्टिस के नहीं होता, कितनी दफ़ा बताया, कर लो जितनी मर्जी चीज़ें याद, ऐसे नहीं पास होता, ऐसे इज़ डिफरेंट। उसको आपको राइटिंग प्रैक्टिस के थ्रू आना चाहिए। ऐसे तब पास होगा जब आप अपनी फीलिंग्स पेपर पे लिखना शुरू कर देंगे, देन यू कैन पास, ऐसे सिंपल। ठीक हो गया जी। और बाकी वही है कि अगर मेरी ज़िंदगी रह गई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर फिर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।